फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, सोनाली ज्योति से कहती है, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, उसकी पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। तुम्हारी शादी करनी है लेकिन हम मजबूर हैं। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, न जाने और कितने सालों तक और वह काम कर पाएंगे। उन्हें देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता है। मैं अब किसी काम की नहीं रही, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी नानी नाना पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है। हमारी बात सुनने से पहले अपने दिल को और अपने दिमाग को एक बात अच्छी तरह से समझा देना कि कोई भी झूठ तब तक गलत नहीं होता है जब तक कि वह किसी के कल्याण के लिए बोला जाए। और यहाँ पर तुम एक नहीं कई जनों को बचा रही हो, इसलिए अपने अंतर मन की बात मत सुनना। फिलहाल तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा, दिल से नहीं, क्योंकि अक्सर दिल से लिए हुए फैसले गलत हो जाते हैं। अब आगे। सोनाली की बात सुनकर ज्योति और परेशान हो गई थी। उसने सोनाली से कहा, आप कुछ कहेंगी भी या नहीं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप जल्दी से कहिए, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? गायत्री ने ज्योति का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, पहले कसम खाओ कि तुम हमें मना नहीं करोगी। और ऐसा कहते ही गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि वह आंसू झूठे थे, लेकिन ज्योति को नहीं पता था कि उसकी नानी के आंसू झूठे हैं। अपनी नानी को ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देखकर उसने अपनी नानी से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की मदद कर सकूं। अब आप बेहिचक होकर मुझसे सारी बात बता दीजिए। मैं देखती हूं कि आप लोगों के कुछ काम आ सकूं। गायत्री ने ज्योति से कहा, देखो बेटा, हम बहुरानी की बेटी तो वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता तुम्हारी बहन राधिका उसे लेकर कहाँ गायब हो गई है। लेकिन हाँ, इस मुसीबत से बचने के लिए मेरे दिमाग में फ़िलहाल एक उपाय है, और वह हो तुम। हाँ बेटा, एक तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो। बेटा, जब आज बहुरानी ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो हम बुरी तरह से डर गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वह पहले ही हमें धमका चुकी थी। इसलिए डर के मारे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि क्यों ना तुम्हें हम बहुरानी की बेटी बनाकर उनकी हवेली भेज दें। इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी जान बच जाएगी और दूसरा तुम एक अच्छे पैसे वाले घर में पलोगी। तुम्हें एक अच्छा खानदान शादी के लिए मिल जाएगा। बस बेटा, यही सब सोचकर हमने आज बहुरानी से कह दिया कि उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अपनी नानी के मुंह से यह सुनकर ज्योति हैरान रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा और सोनाली ने भी मासूम बनने में हाँ में सर हिला दिया। उसने ज्योति के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बस अब तुम मना मत करना, यह सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ताकि तुम्हारे परेशानी के दिन ख़त्म हो। हमारा जो होगा वह देखा जाएगा। कम से कम तुम तो सुख से जियोगी, और इसके अलावा एक राजसी खानदान में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। ज्योति, वादा करो मुझसे, बहुरानी को तुम यह बात कभी नहीं बताओगी कि तुम उनकी नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। ऐसा कहकर सोनाली ने ज्योति का हाथ पकड़ लिया। ज्योति ने सोनाली से हाथ छुड़ाते हुए कहा, कभी नहीं, मैं कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलूँगी। चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी परेशानियों में रहना हो, पर मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूँगी, और ना ही आपको ऐसा करने दूँगी। माँ, आपने पहले ही बहुत पाप किए हुए हैं, क्या वह कम नहीं जो आप एक और पाप करने जा रही हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप लोगों की इस घटिया सी चाल में मैं आप लोगों का साथ नहीं दूँगी। और ऐसा कहकर ज्योति वहां से उठकर गुस्से से चली गई। ज्योति को वहां से जाते हुए देखकर सोनाली और गायत्री हैरान रह गई। गायत्री ने सोनाली की ओर देखते हुए कहा, यह तुम्हारी बेवकूफ़ बेटी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई है, यह बिल्कुल अपने बाप पर गई है। उसी की तरह सच्चाई और आदर्श की बातें करती हैं। अब क्या होगा, कुछ सोचा है? अभी कुछ दिन बाद ही बहुरानी इसे लेने आएंगी, तब हम क्या कहेंगे? इस बार तो हम बुरे फंसेंगे। सच कह रही हूँ, मुझे इस बुढ़ापे में जेल की चक्की नहीं पीसनी। कुछ करो, अपनी इस बेवकूफ़ बेटी को समझाओ, वरना वह दिन दूर नहीं जब हम सब जेल की चक्की पीस रहे होंगे।
सोनाली ने परेशान होते हुए कहा, ठीक कहती हो माँ, यह सचमुच में मेरे ऊपर नहीं गई है, अपने बाप की तरह बेवकूफ़ है। इसे नहीं पता कि जिंदगी आदर्शों से नहीं चलती है, पैसे से चलती है। अब हमें ही कुछ करना होगा। और फिर ऐसा कहकर सोनाली ने एक ऐसा निर्णय लिया जो कोई भी माँ नहीं ले सकती होगी। उसने गायत्री के कान में कुछ कहा। सोनाली के मुंह से यह सुनकर गायत्री का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोनाली से कहा, भले ही तुम्हारी बेटी तुम पर ना गई हो, लेकिन तुम बिल्कुल मुझ पर ही गई हो। कितनी शातिर हो तुम। रामपुर का दृश्य। गायत्री ने सोनाली से कहा, लेकिन यह सब होगा कैसे? सोनाली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए गायत्री से कहा, मैं जानती हूँ किसी को, उसी से यह सब करवाऊंगी। जानती हूँ कि एक औरत के लिए ऐसा करवाना कितना कठिन है, लेकिन अपने बच्चे के भले के लिए मुझे यह भी करना पड़ेगा तो करूँगी। गायत्री ने सोनाली से कहा, तो फिर ठीक है, जल्द से जल्द अपनी इस योजना पर काम करो। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द ज्योति को इस काम के लिए मनाना होगा। सोनाली ने गायत्री से कहा, पहले मैं आपके दामाद को वापस गांव तो बुला लूं, उसके बाद ही कुछ होगा। सोनाली ने तुरंत ही गौतम के लिए एक तार लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था, माँ बीमार है, तुरंत आ जाओ। तार पाते ही गौतम तुरंत शहर से गांव वापस आ गया। कुछ दिनों से गायत्री ने बीमार होने का नाटक किया। गौतम वापस आ गया था, लेकिन जब उसने यह देखा कि गायत्री इतनी बीमार तो नहीं कि सोनाली ने उसे तार देकर वापस बुला लिया, तब उसने सोनाली से पूछा और सोनाली ने उसे यह कह दिया कि पहले माँ ज़्यादा ही बीमार थी, लगता था जैसे आज ही कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके आते ही पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि अब ठीक हो गई हैं। आप 1-2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद वापस शहर चले जाना। गौतम ने सोनाली की बात मान ली थी। और फिर ऐसे ही एक दिन गौतम और उसका बेटा दोनों खेत पर काम कर रहे थे कि तभी 2 हट्टे कट्टे लठैत खेत में आए और उन्होंने बुरी तरह से गौतम और उसके बेटे को पीटना शुरू कर दिया। गौतम और उसका बेटा हाथ जोड़कर उनसे पूछ रहे थे कि आखिर उनकी गलती क्या है, वह उन्हें इस तरह से क्यों मार रहे हैं। और उन दोनों को मार खाते देख गायत्री, ज्योति और सोनाली भी भागे भागे खेत की ओर पहुंच गए थे। गायत्री, सोनाली और ज्योति ने भी रोते रोते उन गुंडों से कहा कि वह उन दोनों को छोड़ दे, लेकिन वह गुंडे उन दोनों को डंडों से बुरी तरह से पीट रहे थे। और तभी एक डंडा उन्होंने उनके बेटे के सर पर जोर से मारा। उसके सर से खून बहने लगा था। सोनाली अपने बेटे को पीछे करके गुंडों के आगे आकर खड़ी हो गई थी और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? क्यों हम लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तुम्हें जो समय दिया था वह अब निकल चुका है और तुमने अभी तक बहुरानी का पैसा नहीं चुकाया। उनका पैसा चुकाओ, वरना अभी तो सिर्फ तुम लोगों को पीटा है, वह दिन दूर नहीं जब तुम लोगों की जान भी जा सकती है। और ऐसा कहकर वह गुंडे गुस्से से वहां से जाने लगे। सोनाली, गायत्री और ज्योति बुरी तरह से रो रहे थे और ज्योति के भाई के सर से खून निकल रहा था। उसने अपना दुपट्टा काटकर अपने भाई के सर से बांधा और जैसे तैसे वह तीनों औरतें उन दोनों को लेकर घर पहुंच गई थी। सोनाली तवा गरम करके ले आई थी और सोनाली गौतम की पीठ की सिकाई कर रही थी। गौतम ने कराहते हुए सोनाली से कहा, कौन थे वह गुंडे और किस बहुरानी की बात कर रहे थे? कौन सा पैसा? आखिर यह सब हो क्या रहा है? सोनाली ने रोते हुए गौतम से कहा, बहुत लंबी कहानी है, आपको बताया था ना, माँ ने हमारी शादी के समय पर बहुरानी से कर्जा लिया था, लेकिन अब बहुरानी को अपना वह कर्जा वापस चाहिए। हम कैसे उन्हें कर्जा वापस करें, कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा है कि या तो हम उन्हें कर्जा वापस करें या फिर वह हमारी बेटी को नौकरानी बनाकर अपने साथ ले जाएंगी। अब आप ही बताइए कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। वैसे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह हमारी बेटी को बहुत अच्छी तरह से रखेंगी और उसकी अच्छे खानदान में शादी भी कर देंगी। गौतम ने हैरान होते हुए सोनाली से कहा,
लेकिन तुम तो कह रही हो कि वह हमारी बेटी को नौकरानी बनाकर ले जाना चाहती हैं। कोई नौकरानी की शादी क्यों करेगा? सोनाली ने हड़बड़ाते हुए अपनी बात बदलते हुए गौतम से कहा, असल में हवेली की माताजी बहुत बीमार हैं। उनकी देखरेख के लिए कोई ढंग की लड़की चाहिए। उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही है और वैसे भी हमने उनका पैसा ले रखा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक माताजी की सेवा होगी तब तक वह हमारी बेटी से माताजी की सेवा करवाएंगे। और वैसे भी माताजी मरने वाली हैं और उसके बाद जब हमारी बेटी शादी के लायक हो जाएगी तो वह किसी अच्छे खानदान में देखकर हमारी बेटी की शादी कर देंगी। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो उनसे साफ मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी को किसी के घर ऐसी नौकरानी बनाकर नहीं भेजूंगी, लेकिन उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया। अब आप ही बताइए क्या करें? गौतम ने हैरान होते हुए सोनाली से कहा, वैसे अजीब बात है, हमारी जाति को देखते हुए भी वह हमारी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों, जबकि हमारी जाति के लोगों को बड़ी हवेली में जाने की इजाज़त भी नहीं है? सोनाली ने दोबारा पैंतरा बदलते हुए गौतम से कहा, हाँ वह तो है, हमने भी उनसे यही कहा था, लेकिन उन्होंने यह कह दिया कि हवेली में किसी को क्या पता है कि हम लड़की कहाँ से लाए हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें? या तो इतने पैसे का इंतजाम हो सके या फिर हमें अपनी बेटी को वहाँ भेजना होगा। गौतम परेशान था। उसने सोनाली से कहा, वैसे देखा जाए तो हमारी बेटी को हम भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। क्या तुमने ज्योति से बात की? उसका क्या कहना है? सोनाली ने गौतम से कहा, वह तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब आपको ही कुछ करना होगा। आप उसे समझाइए, पर आप उससे और कोई बात मत करिएगा। बस आप उसे इतना ही कह दीजिए कि जैसा माँ चाहती हैं वैसा करो। गौतम ने कराते हुए सोनाली से कहा, ठीक है, बुलाओ, उसे मैं समझाता हूँ। सोनाली खुश हो गई थी। उसे अपनी योजना सफल होती हुई दिख रही थी। वह तुरंत ज्योति को कमरे में बुलाकर ले आई। गौतम ने ज्योति से कहा, क्या तुम जानती हो कि आज उन गुंडों ने हमें इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा? ज्योति ने सर झुकाते हुए हाँ में सर हिला दिया। गौतम ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए ज्योति से कहा, तो फिर तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान रही हो बेटा? हम जानते हैं कि तुम्हें यह सब करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम गरीबों का मान अभिमान नहीं होता है। बस जहाँ पैसा मिले वही बड़ा होता है। बेटा, हमारे परिवार की खातिर ही सही तुम अपनी माँ की बात मान लो। वह जैसा कहती हैं वैसा करो। वह गलत नहीं कह रही हैं, वह तुम्हारे भले की बात कर रही हैं। और अगर तुम्हारे साथ साथ हमारे परिवार का भी कुछ भला हो जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं। यह तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ज़िंदगी भर अगर 24 घंटे भी काम करूँगा तो भी मैं इतना पैसा कमा कर नहीं ला पाऊँगा कि उन लोगों का कर्जा चुका पाऊँ। अब तुम ही सोचो कि तुम क्या करोगी? अपने पिता का सहारा बनोगी या फिर यहीं इस घर में हमारी तरह दफन हो जाओगी? ज्योति फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही वह यह जानती थी कि उसकी माँ ने गौतम से क्या कहा है। उसे तो यह लगा था कि उसकी माँ ने सब कुछ सच सच उसके पिता को बता दिया है, लेकिन यहाँ तो सोनाली और गायत्री अच्छा खासा चक्रव्यूह रच कर बैठी हुई थी और उस चक्रव्यूह में इस बार उनका खुद का परिवार ही फंसा हुआ था। ज्योति ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने पिता से कहा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। शायद एक बार को मैं अपनी माँ की बात नहीं मानती, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी, आप उन लोगों से कह दीजिए वह मुझे लेने आ जाएं। मैं 1-2 दिन में हवेली चली जाऊंगी, लेकिन आप वादा करिए कि आप और भाई मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। बाकी मुझे किसी और से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। गौतम ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सच कहते हैं लोग, बेटियां बहुत समझदार होती हैं
और अपने पिता का एक माँ की तरह ख्याल रखती हैं। काश मेरी बड़ी बेटी भी तुम्हारी तरह समझदार होती तो आज हम लोग इस हाल में नहीं होते। राधिका का जिक्र आते ही ज्योति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की हालत देखकर वह चुप हो गई। लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। वह अपने आत्मा से ही लड़ाई कर रही थी, सच और झूठ की लड़ाई। वह किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की मजबूरी देखकर वह खुद ही मजबूर हो गई थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार वह खुद ही अपनी माँ के लालच की शिकार बन गई है। अग्रज गुस्से में बैठे हुए थे। बिंदिया की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसे में जाकर अग्रज से कुछ भी कहे, लेकिन मोहिनी इन सब बातों से बेखबर थी। मोहिनी की आदत थी कि स्कूल से आकर वो सबसे पहले अग्रज के पास जाती थी। वह भागकर बिंदिया के कमरे में गई, लेकिन वहाँ अग्रज नहीं थे। वह दूसरे कमरे में गई। अग्रज वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा हुआ था। अग्रज को इस तरह से बैठे हुए देखकर मोहिनी परेशान हो गई। वह अपने पिता के पास गई और उनका सर दबाते हुए कहने लगी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं क्या पिताजी? अग्रज ने अपनी आंखें खोलकर मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी ने अपनी दोनों बाहें अग्रज के गले में डाल दी और फिर उसके गले लगते हुए कहा, क्या हुआ पिताजी, आप अंधेरे में यहाँ क्यों बैठे हैं? माँ भी वहाँ अकेली बैठी हुई हैं, वह भी परेशान लग रही हैं। क्या कोई बात है? अग्रज ने मोहिनी से कहा, कुछ नहीं बेटा, हम ठीक हैं, अपने कमरे में जाइए और पढ़ाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।